हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 जून को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ आईआईटी दिल्ली फिट इन क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, फोटोन क्या होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे ये सबसे सेफ और सिक्योर है, प्लस क्यू के डी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर आपको 100% आने वाला है। सो यहाँ पर हम क्यू के डी के बारे में बात करेंगे, साथ साथ जो रिसेंटली क्वांटम कम्युनिकेशन में आईआईटी दिल्ली ने अचीव किया है वो क्या है, वो चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ विल इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडिया। तो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, कनेक्टिविटी इम्पैक्ट, ये तीन आस्पेक्ट हम कवर करेंगे। ये तीनों आस्पेक्ट पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस of what are the geopolitical economic implication of Israel Iran conflict, है ना, ये पूछा जा सकता है फॉर इंडिया ऑब्वियसली, है ना। तो ये आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं और इसी बार मेंस में आपको ये दिखाई देने वाला है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ आईआईटी दिल्ली फीट इन क्वांटम कम्युनिकेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा QKD के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। QKD क्या है, अभी सारी चीज़ों को समझेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अभी क्वांटम कम्युनिकेशन या क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड एक ही बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था क्यूबिट के ऊपर। सो अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसका एक्सटेंशन होगा ना, तो अब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए प्रीलिम्स 2026 में आप लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जो करंट इवेंट्स हुए हैं वो तो आपको पूछे जा ही सकते हैं ना। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल आया क्यों है। ऑन June 16 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड इन एन स्टेटमेंट दैट IIT Delhi scientists together with DRDO demonstrated quantum communication over a distance of more than 1 kilometer in free space. So IIT दिल्ली के जो साइंटिस्ट हैं वो DRDO के साथ मिल करके काम कर रहे हैं क्वांटम कम्युनिकेशन पर, और रिसेंटली उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर इन फ्री स्पेस, मतलब हवा में ही ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी समझेंगे सारे एस्पेक्ट को। सबसे पहले क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, सिग्नल के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर से भी जो है सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पार्टिकल है उसका जो बिहेवियर है क्वांटम लेवल पर, एकदम लोवेस्ट लेवल पर उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लाइट का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है फोटॉन, उसका इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजा जा रहा है। जनरली जो हमारे सिग्नल भेजे जाते हैं, है ना, वो या तो 0 और 1 बिट इसमें ही एनकोड किए जाते हैं, या तो 0 स्टेट में होगा या तो 1 में होगा। सो इसका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके इस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ब्रेक करना आसान होता है, हैक करना ईजी होता है। ठीक, सो 2 ही बिट है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, तो ईजीली इसे कई बार हैक किया जा सकता है। और स्पेशली जो मिलिट्री रिलेटेड कम्युनिकेशन है उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो वो बहुत सिक्योर हो। इवन सिविलियंस के लिए भी कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब वहाँ पर क्वांटम कम्युनिकेशन का रोल आ जाता है। इसमें हम क्वांटम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम क्यूबिट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्यूबिट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, 0 और 1 के बीच में कोई भी स्टेट में आपका जो फोटोन है वो एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है, कोई एक स्टेट नहीं है। 0 और 1 के बीच में कहीं पर भी
वो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो। तो स्पिन जो है उसकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस को क्रैक कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसी कारण से जो आपके क्वांटम कम्युनिकेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। ठीक। सो अब यहाँ पर फोटोन की हमने बात की, तो सबसे पहले फोटोन के थ्रू है ना कैसे भेजा जाता है ये सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। व्हेन 2 और मोर फोटोन्स, है ना, फोटोन्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ लाइट, है ना, क्वांटम लेवल पर जो लाइट के पार्टिकल हैं वो फोटोन कहलाते हैं। जब 2 और 2 से अधिक फोटोन को क्रिएट किया जाए इन अ राइट वे, measurement made on one photon will instantly determine the result for the partner photon 2 even if two photons are far apart। ठीक, क्या होता है यहाँ पर कि मान लीजिए हमने 2 फोटोन को क्रिएट किया है और दोनों ही फोटोन अलग अलग जगह पर हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, लेकिन अगर एक की स्टेट को आपने देखने की कोशिश की तो सडनली जो दूसरे की स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो तुरंत पता चल जाता है कि कोई जो मैसेज है उसे चेक करने की कोशिश कर रहा है, स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में तुरंत आप जो है अपना मैसेज या फिर अपना चैनल को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तुरंत ही ये नॉलेज हो जाता है। सो 2 फोटोन अलग अलग डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ क्या है, एंटेंगल्ड हैं। ठीक है, यह भी और बात करेंगे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, और मेंस में तो आ सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये आपको पूछा जा सकता है, और ये भी साथ में पूछा जा सकता है, हाउ कैन इट सिक्योर द कम्युनिकेशन, है ना, इन ऑल द फील्ड्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। इसको आप 10 मार्क्स में लिख भी सकते हैं ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में। क्वांटम कम्युनिकेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी स्कीम दैट यूजेज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स बट स्पेशली एंटेंगलमेंट टू मेक अ गिवन कम्युनिकेशन चैनल लीक प्रूफ। ठीक है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटेंगलमेंट को ही यूज़ करता है, सुपर इम्पोज्ड जो क्वांटम सुपर इम्पोजिशन है उसका यूज़ करके भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप क्वांटम फिजिक्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स का अगर यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसे क्वांटम कम्युनिकेशन कहा जाता है। In one scheme like the one IT Dell team demonstrated, entangled photon carry information from a source to two stations. If any third party intercept one of the photons, the other photon will immediately be disturbed as well, and the channel will revealed as insecure. In short, quantum communication can be used to create communication that are protected against computational attacks, since any attempt to tap the quantum channel will itself be revealed. Thus, they have a great value in defense setting. An important method in quantum communication is quantum key distribution, QKD। ठीक है, अभी QKD के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सिंपली इसी बारे में चर्चा की गई है कि दो जो IIT दिल्ली वाले हैं उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग जगह, है ना, फोटोन क्रिएट किए, 2 अलग अलग जगह वो पहुँचे। अगर मान लीजिए इस फोटोन को, है ना, इस मैसेज को, इस फोटोन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, है ना। तो मैंने कुछ भी मैसेज भेजा, हाय करके अपने फ्रेंड को भेजा, और मेरे दोस्त के अलावा कोई और थर्ड पर्सन जिसके पास की नहीं है, चाबी नहीं है, जो एनकोड नहीं कर सकता, वो अगर इसमें झांक कर देखने की कोशिश करेगा तो सडनली मेरे इस वाले फोटोन की स्टेट भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास ये वाली है, मैंने इसे यहाँ भेजा है, तो मेरे पास जो फोटोन है वो अगर उसकी स्टेट चेंज हुई तो मुझे पता चल गया कि अरे जो मैंने मैसेज भेजा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और इस तरीके से आप, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपना जो कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर कर सकते हो। मैं तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर सकता हूँ, है ना, और दूसरे तरीके से भी उसे भेजा जा सकता है। तो मिलिट्री पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। जो कंप्यूटेशनल अटैक होते हैं जो अभी आसानी से क्रैक कर लिए जाते हैं, है ना, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, इसे भी ब्रेक कर लिया जाता है। हालांकि ये एनक्रिप्टेड है लेकिन स्टिल इसे भी हैक किया जा सकता है। नाउ बात कर लेते हैं QKD के बारे में, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट। तो कैसे काम करता है QKD? इफ़ बाला हैज़ अ मैसेज फॉर सेल्वी that he wants only Selvi to receive, a simple way is to send a letter. At the address, the postal worker will deposit the letter into letter box. The location of letter box is public knowledge, but only Selvi will have the key to access it. The key is private knowledge.
सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मुझे बाला को सेल्वी के एक मैसेज भेजना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, एक लेटर लिख कर भेजा, पोस्ट ऑफिस में डब्बे में डाला और सेल्वी के घर में वो पोस्ट ऑफिस वाला जो आपका डाकिया है वो लेकर जाएगा और सेल्वी के पास उसकी की है और वो उस की जो है बेसिकली क्या है, प्राइवेट नॉलेज है, उसी को पता है कि ये कैसे खुल सकता है। सो सेल्वी को के पास एक प्राइवेट की है और उसी से वो उस मैसेज को खोलेगी, मैसेज खोलकर पढ़ेगी। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। इसी तरीके से जो आपका ईमेल है वो वर्क करता है। आप ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं, सेल्वी की ईमेल आईडी में यूज़ किया और उसको भेज दिया, सेल्वी के पास पासवर्ड है अपनी ईमेल आईडी का। ठीक, तो ये तरीका होता है QKD, इसी तरीके से काम करता है। QKD इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन हुज सोल पर्पस इज टू हेल्प बाला एंड सेल्वी पजेस आइडेंटिकल सीक्रेट कीज। QKD के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन है। इसमें ये बाला और सेल्वी को आइडेंटिकल की, सीक्रेट की पजेस करने में मदद करता है। वंस दे बोथ हैव द की दे कैन अनलॉक एंड रीड द मैसेज दे सेंड टू ईच अदर। नोट दैट QKD डज नॉट एनक्रिप्ट द मैसेज इटसेल्फ दैट अचीव यूजिंग ट्रेडिशनल एल्गोरिदम लाइक एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। Instead, QKD help both party acquire the key to unlock that encryption in a secure way. So यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बेसिकली QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन दो सिमिलर सीक्रेट की जनरेट करने में मदद कर रहा है बाला और सेल्वी को। दोनों के पास सेम चाबी रहेगी तो दोनों इजीली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर किसी ने भी इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश की तो आपको समझ में आ जाएगा वो जो चाबी है ना, आपको जो उसकी स्टेट होगी उस समय, क्वांटम स्टेट, वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही सेल्वी के इसमें किसी ने हस्तक्षेप किया, बाला को तुरंत पता चल जाएगा, वो अपना मैसेज डिलीट कर पाएगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि QKD मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं करता अपने आप, वो तो एनक्रिप्शन जो है ट्रेडिशनल एल्गोरिदम मेथड से होगा, जैसे कि एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, QKD हेल्प एनक्रिप्ट द मैसेज इटसेल्फ। ये अगर आता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, QKD डज नॉट एनक्रिप्ट द मैसेज इटसेल्फ। QKD सिर्फ क्या कर रहा है, दोनों लोगों के लिए की को जनरेट करने में मदद कर रहा है, एक्वायर करने में मदद कर रहा है, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, चाबी का इस्तेमाल करके खोल पाएंगे। वो खुद से एनक्रिप्शन नहीं करेगा, वो एनक्रिप्शन करने का रास्ता बता सकता है। सो दो तरीके के QKD हैं, टू काइंड्स ऑफ QKD। इन द क्लासिक प्रिपेयर एंड मेजर वे, बाला प्रिपेयर सिंगल फोटोन इन सम प्री डिटरमाइंड स्टेट्स एंड सेल्वी मेजर्स देम। ठीक, तो दो तरीके की मेथड है। पहली है क्लासिक प्रिपेयर एंड मेजर वे। बाला ने क्या किया, एक सिंगल फोटोन को लिया और उसमें जो भी मैसेज था उसको पुट किया और एक सर्टेन वे में, है ना, एक जो उस समय उसकी जो स्टेट है वो उसने डाल कर रखी एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये स्टेट जैसी सेल्वी मेजर करेगी, उसको पता होगा कि ये स्टेट में उसे रीड करना है, वो मेजर करेगी और उस बेसिकली ये एक तरह से चाबी का काम कर रहा है। अगर उसकी स्टेट उसे पता रहेगी तो वो उसी स्टेट में उसको ओपन कर पाएगी और मैसेज कम्युनिकेशन हो जाएगा। In entanglement based QKD, a source create entangled photon pairs and send one photon to Bala and other to Selvi। ठीक है, तो entanglement based QKD में क्या होता है, जो सोर्स है वो क्या करेगा, दो फोटोन क्रिएट करेगा और एक फोटोन किसके पास जाएगा, बाला के पास, एक फोटोन सेल्वी के पास। अब जो आप बाला ने जो भी मैसेज भेजा है वो सेल्वी तक पहुंच जाएगा। अगर इनकेस कोई भी इसमें हस्तक्षेप करेगा तो सामने वाले को पता चल जाना है, क्योंकि उसकी की अलग अलग होगी। अब IIT दिल्ली टीम ने क्या किया है वो देख लेते हैं। सो अभी तक के जनरली क्या हो रहा है कि हम QKD का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लाइट है हम उसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू क्या कर रहे हैं, सिग्नल को भेज रहे हैं। अभी तक की सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जा रहा था, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर ना कॉस्टली है, पहले हर जगह ऑप्टिकल फाइबर आपको बिछाना पड़ेगा, तब आप क्वांटम कम्युनिकेशन को यूज़ कर पाएंगे। अभी हम एयर स्पेस, डायरेक्ट एयर स्पेस के थ्रू फोटोन को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये हम लोगों का मेन मोटिव है। ठीक, इससे क्या होगा समझेंगे। सो
IIT दिल्ली टीम लेड बाय प्रोफेसर भास्कर कंसेरी ट्रांसमिटेड कीज थ्रू द एयर यूजिंग एंटेंगलमेंट बेस्ड QKD, है ना। तो इसमें जो कीज़ है उसे ट्रांसमिट किया जा रहा है थ्रू द एयर। यहाँ मीडियम क्या है, एयर के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, कीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द IIT कैंपस। सो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या कर पा रहे हैं हम, की को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। सो अभी जो एरिया है जो कवर किया जा रहा है एयर के थ्रू, है ना, एयर मीडियम में, वो 1 किलोमीटर तक का एरिया है, उससे अधिक एरिया नहीं है। दिस इज अ स्टेप अप फ्रॉम ट्रांसमिटिंग फोटोन्स थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। द ग्रेटर गोल हियर इज टू एस्टैब्लिश रिलायबल QKD बिटवीन अ ग्राउंड स्टेशन एंड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ 100 ऑफ किलोमीटर अर्थ। सो पर्पस क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेशन और जो सैटेलाइट घूम रहा है उसके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, और उसके लिए हमें जो की है उसे बहुत लंबे डिस्टेंस तक क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अभी हम 1 किलोमीटर ही कर पा रहे हैं, लॉन्ग किलोमीटर्स, है ना, 100 ऑफ किलोमीटर तक अगर हम की ट्रांसमिट कर पाएंगे QKD के थ्रू, तो है ना बहुत आसान हो जाएगा क्या करना, कम्युनिकेशन करना। दिस वे द सैटेलाइट कैन डिस्ट्रीब्यूट की टू रिसीवर एनीवेयर इन इंडिया बाय बीमिंग फोटोन्स थ्रू द एटमॉस्फियर, है ना। तो फिर कहीं पर भी इंडिया में रहो, आपके लिए कम्युनिकेशन सिक्योर और सेफ हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, QKD का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो ग्राउंड स्टेशन से कहाँ तक होनी चाहिए, की ट्रांसमिट करने की, वो होनी चाहिए सैटेलाइट तक, है ना। तो सैटेलाइट फिर जो भी की होगी हर एक पर्सन को, बाला को, सेल्वी को दे देगा। समझ में आया। सो यही इन्होंने अभी किया है। अब नेक्स्ट है कि जो सरकार है उनका क्या कहना है। सरकार ने भाई ये बोला है, राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, कि भाई इंडिया जो है एंटर्ड इनटू अ न्यू क्वांटम एरा ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन विच विल बी अ गेम चेंजर इन फ्यूचर वॉरफेयर, है ना। तो वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, आपकी लोकेशन, आप कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं हैं, ये सब सारी चीज़ें। अगर आपने कम्युनिकेशन किसी का हैक कर लिया तो आप बहुत आसानी से उनकी पोजीशन को पता कर सकते हैं, बहुत आराम से आप जान सकते हैं कि कहाँ उनके एसेट है, कहाँ उनके पर्सनल्स हैं। सो जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसमें क्वांटम कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकता है और इसे हैक करना पॉसिबल नहीं है। दिस चेंजेस इन इंटेल ए क्वांटम नेटवर्क विथ मल्टीपल नोड्स मेंटेनिंग क्वांटम कम्युनिकेशन टू हेल्प साइंटिस्ट डेवलप सच टेक्नोलॉजीज। इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल क्वांटम मिशन इन 2023 विथ एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़, है ना। तो क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड सरकार जो है क्या कर रही है, स्कीम चला रही है क्वांटम कम्युनिकेशन नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें सरकार ने 6,000 करोड़ का बजट रखा हुआ है। और क्वांटम कम्युनिकेशन की सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविलियन एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है, बैंकिंग में, टेलीकॉम में, अलग अलग सेक्टर में भी, क्रिटिकल जो भी सेक्टर होंगे वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ विल इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडिया। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी बार मेंस में दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से इजराइल ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और लार्जली यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। सो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एज द लेटेस्ट इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट क्रॉस द 1 week mark, Indian government began to bring back Indian citizens from both the country, fearing a further escalation. In a sudden attack on June 13, Israel launched strikes on Iranian nuclear installation, assassinated top generals and bombed several cities across the country. सो जो रीसेंट कन्फ्लिक्ट है जो कि 13 जून को शुरू हुआ था, एक हफ्ते ऑलमोस्ट होने वाले हैं और एक हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं। तो इंडिया को लग रहा है कि यार ये जो इशू है वो फर्दर एस्केलेट हो सकता है। इंडिया के सिटीज़न को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया के सिटीज़न को बचाने के लिए वहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा और वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। जानते हैं इसराइल ने स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर। कहाँ स्ट्राइक किया है? उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर, उनके जो टॉप जनरल हैं उन्हें असैसिनेट किया गया है, उनको मारा गया है और सेवरल सिटी में भी बॉम्बिंग की गई है। ईरान का रिस्पांस है ना, लग नहीं रहा था कि बहुत रोबस्ट होगा, पर उसका जो रिस्पांस था वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा रोबस्ट था
और उसके साथ साथ बाकी जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने ईरान के रिस्पॉन्स ने उस यूएस को भी फोर्स किया कि वो भी इस वॉर में आ सके। सो यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप रिसेंट देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी स्ट्राइक किया है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और इस वॉर में यूएस और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के अगेंस्ट में बॉम्बिंग कर रहे हैं, जो कि ना ये कन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है, हाउ हैज़ इंडिया रिएक्टेड टू द कन्फ्लिक्ट। सो अगर हम देखें जो स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, है ना। कैसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि मिस्टर मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने कहा है कि शेयर्ड इंडिया कंसर्न एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, है ना। इंडिया बहुत चिंतित है जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो एस्केलेशन हो रहा है, और इंडिया चाहता है कि भाई जल्द से जल्द पीस और स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट रीजन में क्या होना चाहिए, रीस्टोर होना चाहिए। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और एक्सप्रेस किया डीप कंसर्न of the international community at the turn of events, urge against retaliation and for diplomacy। कि क्या कहा कि भाई रिटेलिएट मत करिए, है ना। तो इंडिया भी यहाँ क्या कह रहा है कि अरे भाई रिटेलिएट मत करो, आप तो डिप्लोमेसी के थ्रू इस इशू को सॉल्व करो, है ना। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक सेफ लाइन ले रहे हैं, और वो ऑब्वियस है ना। हर कंट्री इसी तरीके से ही करती है। अगर कोई और रीजन में इस तरह की वॉर हो रही है तो उसे कोशिश की जाता है कि उसे जल्द से जल्द डिफ्यूज़ किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए, और जो बातचीत है पीसफुल तरीके से उस डिस्प्यूट को, डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाए। सो ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट हैं, देना बढ़िया भी लगता है, और इसी तरीके से है ना आइडियलिस्टिक वे में ही क्या करना होता है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट प्लेड सेफ कॉलिंग फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, है ना। तो बहुत सेफ खेलते हुए बोला कि भाई बातचीत करो, बातचीत करके अपना सुलझा लो। लेकिन इजराइल ने चूँकि एज एन अग्रेसर यहाँ पर क्या किया है, अटैक किया है। पहला अटैक किसका था, इजराइल का। ईरान क्या कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अटैक अग्रेसर का था, लेकिन इंडिया ने इजराइल को क्या किया, किसी भी तरीके से उसे क्रिटिसाइज़ करने से बच रहा है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इंडिया ने जो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो स्टेटमेंट हुआ था उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है। इसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस और सेंट्रल एशिया स्टेट कंट्रीज़ हैं, और इन कंट्रीज़ ने इजराइल के जो एग्रेशन है उसकी कड़ी निंदा की है। इसके साथ साथ लास्ट वीक अगर हम बात करें तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन जो कि गाज़ा में सीज़ फायर की बात करता है उसमें साइन करने से भी है ना एब्सटेन कर लिया है, मतलब ना फेवर में साइन किया ना अगेंस्ट में साइन किया। ठीक, तो इंडिया जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं हमेशा से उसका सपोर्टर रहा है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, जो नेचुरल पोजीशन रही है, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रही है, पीसफुल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात करती है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अपनी शायद से पोजीशन को बदल दिया है, और पैलेस्टीन और इज़राइल में से इंडिया का जो अब इंक्लिनेशन है वो टूवर्ड्स इज़राइल होता नज़र आ रहा है। एवरी अदर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, SCO, SAARC एंड इवन ऑल G7 मेंबर माइनस US हैड वोटेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ इज़राइल बम्बार्डमेंट ऑफ गाज़ा। सो ग्लोबल साउथ की बात कर लें या फिर G7 कंट्रीज़ की भी बात करें, उसमें US को छोड़ के सारी कंट्री ने इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। उसके बावजूद भी इंडिया ने जो है एब्सटेंशन किया है, वोट करने गया ही नहीं। इन अ ब्रेक फ्रॉम ओल्डर पोजीशन, न्यू दिल्ली हैज़ मेड इट क्लियर दैट इंडिया विल नॉट क्रिटिसाइज इजराइल। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि इंडिया इजराइल को क्रिटिसाइज करने से बच रहा है। ठीक, अब व्हाट अबाउट द इंडियंस कॉट इन द कन्फ्लिक्ट, है ना। तो जो वहाँ पर इंडियंस हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। सो आपको क्वेश्चन ऑपरेशन सिंधु के ऊपर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक अकेला ऑपरेशन तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, आपको 3-4 ऑपरेशन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन गंगा हुआ था। तो इसी तरीके से कोविड के समय में जितने भी ऑपरेशन हुए थे इवैक्यूएशन वाले, उन सारे ऑपरेशंस को आपको एक बार रटना पढ़ना है, और वही ऑपरेशन आपको 3-4 ऑपरेशन यहाँ दिया जाएगा, उसके साथ में स्टेटमेंट दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच कहा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पर ऑपरेशन जो सिंधु है वो कौन से कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है,
ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। समझ में आया क्या? ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। अब क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, फिर जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं? ईरान में, इजराइल में। अगर हम बात करें ईरान की तो लगभग 10,000 स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स ईरान में हैं इंडिया के, और इजराइल की बात करें तो 25,000 वर्कर, स्टूडेंट और रिसर्चर इजराइल में काम कर रहे हैं, है ना। बाकी अगर जगह देखें वेस्ट एशिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन दो कंट्री में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। स्टिल रेमिटेंसेज आते हैं यहाँ, ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं वर्कर्स, वो हम अपने घर पैसा भेजते हैं। सो ये रेमिटेंस जो है अब कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपने लोगों को इंडिया बचा रहा है, इवैक्यूएट कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है कि इंडिया को रेमिटेंस अब कम मिलेगा। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियंस, है ना, ये भी खतरे में है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे डील करने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे यार। ईरान क्या कर सकता है? ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ही सारा ऑयल वेस्ट एशिया से निकल करके इंडिया को, द मोमेंट ये होगा ऑयल के प्राइसेस एकदम से हाई हो जाएंगे, क्योंकि है ना जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। कम क्योंकि आप एक लोकेशन उसने बंद कर दी जहाँ से सारा ट्रेड होता था, तेल पहुँच ही नहीं रहा इंडिया के पास, तो प्राइस क्या बढ़ेंगे? बहुत तेज़ी से। द मोमेंट ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ जाएगा, आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाएगा, और आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो आपके गुड्स बन रहे हैं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कॉस्टली हो जाएंगे। उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, और कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा? गिरेगा। तो ओवरऑल ऑयल प्राइसेस बढ़ने से जो फिस्कल बैलेंस है वो ख़राब होगा, फिस्कल बर्डन इंक्रीज़ होगा, साथ साथ इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो गिरेगा। सो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट के इंडिया के लिए, है ना, और रीजनल स्टेबिलिटी भी जा सकती है। सो ये आपके क्या हो जाएंगे? कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे और कुछ इम्प्लीकेशन हो जाएंगे। अब जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए वरीसम हो सकते हैं। ठीक है। द US एंड G7 कंट्री हैव लार्जली बैक इजराइल स्ट्राइक एज इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। क्या कर रहे हैं? G7 कंट्री ने बोला कि हाँ बढ़िया किया इजराइल ने अटैक करके, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो अटैक कर सकता है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल के पास भी क्या है? न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। इससे पहले कि न्यूक्लियर बनाए, इजराइल ने बोला कि भाई अपनी कंट्री को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अटैक करना होगा। और G7 और US ने कंप्लीट बैकिंग दी है, कहा है कि बिल्कुल सही किया है। सो कनाडा में रिसेंटली G7 समिट हुआ था। G7 समिट में पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा था, फिर सडनली ये बुलाने का रीज़न अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को कन्विंस किया जा रहा था कि वो इजराइल को सपोर्ट करे। सपोर्ट कैसे करे? क्रिटिसाइज़ ना करके। जो सेफ पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर डिसाइड हुई थी? G7 समिट में ही डिसाइड हुई थी, है ना। उसमें तय हो गया था कि इंडिया इजराइल को कंडेम नहीं करेगा, इजराइल के अटैक की निंदा नहीं करेगा। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया हमेशा से, है ना, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में, हमेशा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं मॉरलिटी आपको देखने को मिलती है। स्पेशली शुरुआत के कुछ दशक में आप देखें कि नेहरू एरा, शास्त्री एरा, तो इसमें हमने देखा है कि हमेशा मॉरलिटी रहेगी, और मॉरल ग्राउंड पे ही पैलेस्टीन को हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इंडिया हमेशा क्या बोलता है कि भाई पाकिस्तान अग्रेसर है, टेररिस्ट स्टेट है, और उसको कंडेम करना, निंदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है ना। तो यहाँ हमारी पोजीशन ये है, लेकिन हम इजराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डबल स्टैंडर्ड हैं यहाँ पर। ठीक, अगर हम मॉरल ग्राउंड की बात करें तो इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है यार। फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट और रियल पॉलिटिक जो है कंसिडर की जाती है। अगर मेरा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है यहाँ पर, तो मैं उसी जगह फेवर करूँगा। ऑब्वियसली इंडिया ने अगर इस बात को माना है तो कुछ ना कुछ रिटर्न में भी लिया होगा, जो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। सो ईरान, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रीजनल इनस्टेबिलिटी एंड टेरर दैट कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ऐसा जो है जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया था G7 में। और कहीं ना कहीं जो G7 के जो स्टेटमेंट है उसमें इंडिया ने कुछ कहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि साइलेंटली इंडिया सपोर्ट कर रहा है इजराइल को इस वॉर में।
US may ask Pakistan for support in a possible operation in Iran. From logistic to overflight and refueling and intelligence sharing will make India path more difficult. अब आपको अगर समझ में आया हो, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय, है ना, बहुत सारी कंट्री ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने से मना कर दिया था। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को बहुत फेवर किया, जबकि जानते हैं कि ये एक रोग स्टेट है, जबकि जानते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसके बावजूद भी कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी इसको, इंडिया को। पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर किया जा रहा था, पाकिस्तान की बातों जो फेक न्यूज़ हो रही थी उसको बताया जा रहा था कि उसने इंडिया के रफाल गिरा दिए। इंडिया ने उसके बाद जो है एक डेलीगेशन भेजा सारी कंट्री से बात करने के लिए, सब जगह हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर हैं और एमपीज़ हैं वो गए, तो इंडिया को रीच करना पड़ा, आउटरीच करना पड़ा सारी कंट्री में, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं करना पड़ा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट अटैक करने वाला है ईरान पे, है ना। तो ये बेसिकली जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो चाहिए, और अगर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए तो पाकिस्तान इसके बदले में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेगा, और वो इंडिया के अगेंस्ट में ही होगा, है ना। हो सकता है कि वो F-16 ले रहा अभी है उसके पास, हो सकता है F-35 US से वो मांग ले, तो इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर है, लेकिन ग्लोबल साउथ ने इजराइल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, चाहे वो गाज़ा वार हो, है ना, या फिर ईरान पे अटैक हो। इसके साथ साथ SCO की बात करें, SCO प्लेटफॉर्म में भी इजराइल को कंडेम किया गया है। अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है 6-7 जुलाई को, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी ब्रिक्स जो है सिर्फ 5 कंट्री नहीं रह गई हैं, उसमें UAE, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया ये सब जुड़ चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट है। सो यहाँ पर इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या होगा, ये एक बहुत मुश्किल मतलब टास्क हो गया है इंडिया के लिए कि किस तरीके से इंडिया यहाँ पर बच सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट इशू होगा उससे अपने आप को बेसिकली इंडिया दूर नहीं रख सकता। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबल कॉस्ट टू इंडिया टाइज विद द गल्फ रीजन दैट हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन, है ना। तो क्या हो सकता है कि इंडिया के जो टाइज़ हैं गल्फ़ रीजन से वो भी ख़राब हो सकते हैं अगर इंडिया जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है तो, है ना। और कहीं ना कहीं कंडेम नहीं करना, ईरान इसको एज अ सपोर्ट भी मान सकता है। सो रेमिटेंस का नुकसान तो होगा, ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, वो सब सारी चीज़ तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इनके लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो कनेक्टिविटी का इशू भी आएगा। रिसेंटली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने वाला था वो अब वो बनने से रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो छाबार पोर्ट का मैंने आपको रिसेंटली बताया था, छाबार पोर्ट ईरान में है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा अगर डेवलप, तो इंडिया सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी, अफगानिस्तान में जो कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाएगी। प्लस गॉर्डर जो कि चाइना में, गॉर्डर पोर्ट जो पाकिस्तान में है जिसमें चाइना की प्रेजेंस है, उसे काउंटर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। सो ये सब इश्यूज चैलेंजेस आएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी है जो कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया से जो है यूरोप को कनेक्ट कर रही है, वो ये सब कनेक्टिविटी जो है क्या होगी, अफेक्ट होगी। समझ में, ये सब सारी चीज़ें दिल्ली के लिए नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहेंगे। सो जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कनेक्टिविटी इशू, ठीक है बस। सो ये और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल, और जियोपॉलिटिकल में मैंने डिस्कस कर लिया है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।